हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी की सीरीज का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अब तक हमने चार तीन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे प्रियम्बल इंडिया का ओरिजिन हुआ, इंडिया का प्रियम्बल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसे फीचर हैं कि प्रियम्बल को ही हम इंट्रोडक्टरी फेज कहते हैं, इसेंस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहले आप प्रियम्बल से पहले क्या चीज़ें हुई ये आप जान लीजिए। क्या होता है, अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर होता है तो चीज़ें समझना ईज़ी हो जाता है। ये फ्री इनिशिएटिव है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक और प्रमोट कीजिए, क्योंकि व्यूज़ धीरे-धीरे यूट्यूब पे कम हो रहे हैं। अगर आप प्रमोट करेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है। तो प्रियम्बल से पहले बिफोर कुछ पॉइंट हुए हैं, वो हम देख लेते हैं क्यों प्रियम्बल को लाने की ज़रूरत पड़ी और प्रियम्बल का क्या एसेंस है। देखो, जब प्रियम्बल इंट्रोड्यूस हुआ तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जब प्रियम्बल और कुछ अदर प्रोविज़न एडॉप्ट किए गए। ठीक है, तो इसमें पहली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी इसने डिक्लेयर्ड की। इससे पहले क्या था? नो डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। अगर आप प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे या फिर बात करेंगे, तो इससे पहले ब्रिटिश जो है यहाँ पर डोमिनेंस करते थे। ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल हुआ करता था। तो उनके द्वारा क्या किया जाता था, चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती थी, मतलब कोई भी फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। वो कहते थे कि हम आपको गवर्नेंस सिस्टम देंगे, वो कहते थे आपको हम इलेक्टेड गवर्नमेंट देंगे, सॉवरेनिटी देंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मगर ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये पहले की प्रॉब्लम थी कि सॉवरेनिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, जस्टिस नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी थी नहीं थी। ये सब जो है बातें हुआ करती थी। बिफोर ऑफ द प्रियम्बल ये सारी प्रॉब्लम आई हैं हमारे। आफ्टर प्रियम्बल भी देखेंगे, अभी बिफोर प्रियम्बल क्या-क्या घटनाएँ हुई, ताकि आपको प्रियम्बल का एसेंस समझ में आ सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस था। क्या मतलब हुआ इसका? कि क्या आप देखेंगे, अगर तो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मतलब उन्होंने कहा था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या है, एक व्हाइट पेपर रिलीज़ करेंगे। व्हाइट पेपर का मतलब होता है कि जो डिस्कस करेंगे उसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या प्रायोरिटाइज़ किया गया कि कैसे वो डोमिनेंस करें और कॉलोनियल लॉज़ का प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिले। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस बहुत था प्रियम्बल के आने से पहले और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखेंगे, तो आइडियल्स जो थे वो स्कैटर्ड थे। आइडियल्स जो है स्कैटर्ड थे, नो कोडिफिकेशन, मतलब कोई भी कोडिफिकेशन नहीं था। अगर आप देखोगे, जो आइडियल्स थे, जैसे फ्रीडम की बात किया करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात किया करते थे, लोगों को राइट्स की बात करते थे, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उन्हें कंजर्व करने की बात किया करते थे, ये कुछ फॉर्मल नहीं था। इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि ये स्कैटर्ड था, बात होती थी मगर कहीं भी कोडिफाइड नहीं था। अगर आप चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे, तो ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन एज़ अ फाउंडेशन हुआ। कैसे? ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन देखो क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन लाए। इस ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन में बताया गया कि कैसे आइडियोलॉजिकल ग्राउंड बनेगा और लोगों को फ्रीडम के राइट मिलेंगे। उनको प्रियम्बल, जो आज हम प्रियम्बल देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन बेस्ड ही है। ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन में सॉवरेनिटी की बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई, फंडामेंटल राइट की बात हुई। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से बैकग्राउंड यहाँ पर मिलता है। अगर प्रियम्बल के बाद की बात करोगे, जब 26 नवंबर 1949 हमारा आधा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया, 1947 में हमें आजादी मिल गई। इसके बाद क्या हुआ, अगर आप प्रियम्बल आने के बाद की बात करोगे, तो प्रियम्बल जो हो गया वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये आप देखोगे। सोल कैसे हो गया? क्योंकि इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड यूज हुआ स्टार्टिंग में। अभी हम प्रियम्बल पढ़ेंगे पूरा। वी द पीपल ऑफ बी द पीपल ऑफ बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया के लोग सॉवरेन हैं, वो किसी भी चीज में डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी अपर अथॉरिटी नहीं है, कोई लोअर अथॉरिटी नहीं है, कोई भी
इंटरनल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। इंडिया के लोगों के पास ये डिक्लेयर की गई पावर। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखोगे आफ्टर प्रिएम्बल आपको देखने को मिलेगा इंडिया में सॉवरेनिटी मिली, ये सब वर्ड हम डिस्कस करेंगे। सोशलिस्ट स्ट्रक्चर मिला, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड मेरे द्वारा इस चैप्टर में प्रिएम्बल के चैप्टर में एक्सप्लेन किए जाएँगे। अगली बात क्या आपको देखने को मिलेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना आसान हुआ। देखो प्रिएम्बल के आने के बाद क्या हुआ, केशव नंदा भारती केस आया। केशव नंदा भारती केस आया 1973 में। अब क्या हुआ, प्रिएम्बल को बहुत ज़्यादा अमेंड किया जाने लगा। आप 14 से सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट देखने को मिला। मगर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसे नहीं बदल सकते। इसने क्या है, मोरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। मोरल फ्रेमवर्क किस तरह से प्रोवाइड किया कि आप जो है कोई चीज़ बना रहे हैं, क्या उसमें इक्वालिटी ले रहे हैं, जस्टिस ले रहे हैं, सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ें प्रिएम्बल के आने से पहले हुई। ये चीज़ आपको बहुत जानना ज़रूरी थी कि बिफोर द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हुआ और आफ्टर द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हुआ। कि इससे क्या होता है, क्लियरिटी हो जाती है कि हम बिफोर और आफ्टर का थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं और मैं आपको बैकग्राउंड डिस्कस कर देता हूँ। इससे आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अब जो हम चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसमें से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे, तो क्या है, ये जो 2 ही वर्ड के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो प्रिएम्बल से स्टार्ट होते हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के जो प्रिएम्बल से स्टार्ट होते हैं। प्रिएम्बल का मेन फीचर क्या है, अगर प्रिएम्बल को आप डिफाइन करोगे, तो ये एक इंट्रोडक्शन है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। प्रीफेस का क्या मतलब है कि इस किताब में आखिरकार किस चीज पर बात हुई है। अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार चाहिए तो आपको प्रिएम्बल पढ़ना चाहिए। प्रिएम्बल कैसे, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure all its citizen। ठीक है, ये चीज प्रिएम्बल में बताई गई। जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हमने पढ़ा था कि कहाँ से हमने लिया है। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, इसे हमने सोवियत यूनियन से लिया है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या हुई कि लिबर्टी की बात की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात आपको देखने को मिलेगी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रमोट अमंग देम ऑल, मतलब कि जो स्टेटस है उसमें इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाए। देखो कोई भी आज के दौर में कास्ट सिस्टम प्रिविलेंट नहीं है। लोगों के अंदर इक्वालिटी आए, किसी को भी आप गरीब की तरह ट्रीट ना करें, सीवर ना उससे साफ कराएँ, घर में झाड़ू ना लगवाएँ, ताकि मैकेनाइज़ेशन का मतलब क्या होता है, इसीलिए तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में डेवलप आ रहा है कि स्टेटस और अपॉर्च्युनिटी में इक्वालिटी आए, उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिल सके जो सोशली मार्जिनलाइज़्ड हैं। एससी को रिज़र्वेशन क्यों दिया जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं एससी का रिज़र्वेशन खत्म होना चाहिए। मगर आज भी लोग कहते हैं जो 1500 सालों से एससीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता चला आया है, इसीलिए एससीज को रिजर्वेशन दिया जाता है सोशलिस्ट बैकग्राउंड पर, ताकि उनका जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था, अगर किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शन है तो वो कास्ट सिस्टम के ऊपर पूरी किताब पढ़ता होगा, तो उसमें क्या है किस तरह से उनके डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। फ्रेटर्निटी एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी और इंटीग्रिटी की आप बात हुई यहाँ पर। और लास्ट में क्या बात की गई है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और गिव दिया आवर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो ये चीज यहाँ बताई गई। एन ए पलखीवाला जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे किसी पर्सन का आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, पता होता है, तो इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बताया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अगली बात क्या बताई गई है कि प्रियम्बल में जो चीजें दी गई हैं वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया 13 दिसंबर को ये डिस्कस किया गया था, जनवरी 1947 में इसको पास किया गया। ठीक है, पंडित नेहरू जी के द्वारा। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को 1976 में अमेंड किया गया। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए। जैसे आप यहाँ देखोगे जो मैंने हाइलाइट किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड
इंटीग्रिटी वर्ड, ये जो आप 3 वर्ड देखोगे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो हैं उनका कहना है कि इन वर्ड को इंदिरा गांधी ने ज़रूर इंक्लूड किया, मगर इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि हम पुअर सेक्शन पे ध्यान देते हैं, उनकी वेलफेयर स्कीम करते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रमोट करने की हर तरह से कोशिश की जाती है। सेक्युलर क्या है? सेकुलर वर्ड का मतलब है कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली फाइनेंशियल एड दी जाएगी और किसी रिलीजन में कुछ गलती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। जबकि आप वेस्टर्न सोसाइटी में सेकुलर का मतलब देखेंगे तो सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड स्टेट। स्टेट अलग है, रिलीजियन अलग है। आप रिलीजियन अपना घर में रखिए, घर में जो कुछ करना है करिए, मगर स्टेट जो है बाहर जो है सब कुछ करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इंटीग्रिटी जो है ये वर्ड ऐड किया गया कि हम अपने नेशन के प्रति इंटीग्रल रहेंगे, जुड़े रहेंगे और उसका हमेशा सम्मान करेंगे। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है? ये बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की गई है इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिएम्बल, हमारे प्रिएम्बल में कौन-कौन से इंग्रेडिएंट हैं। अगर इंग्रेडिएंट का मतलब है कि कौन-कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिससे पता चलता है हमारा कंट्री सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है। जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे सोर्स क्या है? सोर्स अगर देखेंगे प्रिएम्बल में डायरेक्टली पता चलता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो अथॉरिटी क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल ही जो है हर 5 साल में लोअर हाउस को इलेक्ट करते हैं और प्यूपिल ही बताते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे लिए लॉ लाएँगे, ये हमारे लिए डेवलपमेंट लाएँगे, ये हमारे लिए जॉब और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात हुई सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्रेडिएंट है प्रिएम्बल। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का नेचर किस तरह से होगा? ये बताया गया है, इंडिया सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जा रहा है? भाई जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिल सके, बोलने की आज़ादी हो, किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार ना किया जा सके, किसी पर भी कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट ना हो। और एक चीज़ और पता चलती है हमारे प्रिएम्बल से कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारा प्रिएम्बल आया, प्रिएम्बल आने के पीछे रीज़न क्या था, प्रिएम्बल से पहले ऐसा क्या हुआ कि प्रिएम्बल लाने पे हम मजबूर हुए, ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्यों लाया गया, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सॉवरेनिटी देख लेंगे एग्ज़ाम्पल के साथ, क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट वर्ड देख लेंगे, कैसे डिफ़ाइन किया गया है सोशलिस्ट वर्ड को, सेक्युलर वर्ड देख लेंगे, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में देखी जाएँगी। थैंक यू वेरी मच।